जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जिन स्टूडेंट का जो है 25 फरवरी को कृषि पशुपालन का पेपर लगा हुआ है, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि जितनी भी वीडियो उनसे सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट यही वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें अति के बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से, तो मेरी जो पहली मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, जैसे कि एमसीक्यू की बनाया हूँ, जो लघु है विस्तृत इम्पोर्टेंट की जो है वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है कि लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं, और जो है आपके जो एमसीक्यू हैं, आपके जो मॉडल पेपर हैं, वो भी मैं डिस्कस किया हूँ। तो ये सभी को मिलाकर अगर आपको पढ़ना है, तब जाके आपको अच्छा नंबर जो है मिल पाएगा और अच्छी तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो जो भी मैटर ला रहा हूँ यहाँ पर, वो एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके लाता हूँ। ऐसे नहीं कि बस कोई आए जो भी क्वेश्चन मिला बस लिख बंद कर दिए वीडियो और आपके पास प्रेजेंट कर दिए, ऐसा नहीं करता हूँ। उसको अच्छी तरीके से वेल रिसर्च करता हूँ कि कितनी बार पेपर में आ चुका है कि नहीं आया है, कैसे क्या है, तब जाके जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि सभी सॉलिड मटेरियल है आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो प्ले लिस्ट में पहले से वीडियो पड़ी हुई है, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। अगर एमसीक्यू की तैयारी करना, तो एमसीक्यू की वीडियो पड़ी हुई है। अति की भी आपको वीडियो मिलने वाली है। विस्तृत प्रश्न की आपकी ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे जब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सब तैयारी करेंगे वन बाय वन। सभी सेक्शन की आपको वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, अपना जो 45 प्लस जो है नंबर सिक्योर कर सकते हैं अपने 50 में से, अगर अच्छी तरीके से आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे तैयार करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम आंसर भी लाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें आंसर भी सम्मिलित है। उसका जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, रोमांथी पशुओं के स्थायी दांत का सूत्र लिखिए। जो स्थायी दांत होते हैं पशुओं में, उसका सूत्र पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो दंत सूत्र इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी जबड़े का दाया व बाया भाग। जैसे कि आपका मुंह है, आप अपने मुंह से कोरिलेट करिए। ऊपरा जबड़ा जो है, ऊपर का जो जबड़ा होता है, उसका दाया और बाया, दाया साइड और बाया साइड, ऊपर का भाग ऊपर रहता है तो ऊपर का भाग, नीचे वाला भाग तो नीचे का जबड़ा जो है उसका दाया और बाया भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया कि ऊपर का जबड़ा दाया बाया, ऊपर का नीचे का नीचे साइड में वो भी दाया बाया। ठीक, इस प्रकार से इसका सूत्र आप याद रखिएगा। कभी कभी सूत्र ही आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इसमें आपका जैसे कि 0+0 4+4 रहता है, फिर ऊपर 0-0 +4 0+0 रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है 3+3 रहता है, 3+3 फिर 3+3 3+3, टोटल जो है आपके 32 जो है आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दांत का जो सूत्र की गणना की जा सकती है। इस प्रकार से इसे याद रखिएगा। सूत्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र ही पूछा जाता है। सूत्र लिखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टोकर एंड कैनुला के कार्य में अंतर लिखिए। टोकर और कैनुला क्या होता है, उसके कार्य में क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकर एंड कैनुला, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? आफरा रोग में प्रयोग में लाया जाता है। एक आफरा रोग होता है, जो पशु होते हैं उनको जो है गैस बन जाती है, उनका जो शरीर पूरा फूल जाता है, तो उसी को बोलते हैं आफरा रोग। ठीक है, आफरा रोग कहते हैं। इसका प्रयोग, इसमें प्रयोग का किया जाता है, टोकर एंड कैनुला का प्रयोग किया जाता है। तो अंदर का नुकीला भाग जो होता है उसे कहते हैं टोकर। एक दूसरे के आपका मान लीजिए कोई, ये आपके सामने है पेन। ठीक है, तो यूं कहें कि इसमें टोकर और कैनुला क्या होगा, तो टोकर जो है आपका क्या होगा, ये जो नुकीला है, नुकीला जो है ये टोकर हो जाएगा अंदर का भाग। जो बाहर का भाग ये है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैनुला। ये क्या है, कैनुला। ये है टोकर। अब ये नुकीला भाग है तो क्या करेगा, इससे छेद किया जाएगा। तो उसमें जो उसकी कोख होती है, तो जो पशु उससे बीमार होता है अपारा से, उसकी कोख में जो है छेद किया जाता है। किससे? नुकीले भाग से। अंदर का नुकीला भाग जो होता है उसे टोकर कहते हैं,
और उससे जो है उसमें छेद किया जाता है। और उस जब छेद कर देंगे तो क्या होगा कि उससे अब गैस निकालनी होगी, तो गैस निकालने क्या करेंगे, जो ये कैनुला है इसकी कैप कैप मान लीजिए, इसे जो है कैनुला है ये, तो इसको डालकर जो है गैस को बाहर निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा टोकर एंड कैनुला एक हो जाता है। तो ये होगा क्या, आप अपने पेन से कोरिलेट कर के रखिए। आप वहाँ पर ये तो 100 इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोकर कैनुला हुआ ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। इन सब बाद में लास्ट में बता दूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का ग्रुप में है ये टोकर एंड कैनुला। इसे अपने साथ 2-3 बार ऐसे समझ लीजिए, आपने जब लिखना होगा तो आसानी से आप लिख लेंगे, क्योंकि पेन आपके हमेशा साथ रहेगा। तो समझ गए ना, नुकीला जो होता है वो टोकर होता है, ठीक है, और छेद किया जाता है जिससे, और कैनुला जो होता है जो गैस निकाली जाती है, खोखला होता है बिल्कुल, जिससे कि ये कैप है आपकी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लैक्टोमीटर एवं ब्यूटेरोमीटर में दो अंतर लिखिए। जो लैक्टोमीटर होता है उस और ब्यूटेरोमीटर होता है उसमें क्या अंतर होता है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। जो लैक्टोमीटर होता है क्या होता है, कांच का बेलनाकार आकार का होता है, जिसमें कि जिसमें क्या होता है 0 से 40 डिग्री जो है तक अंग के जो है निशान लगे होते हैं। कितने, 0 से 40 तक के जो है आपको निशान लगे होते हैं, 0 से 40 तक निशान लगे होते हैं इसमें लैक्टोमीटर में। वहीं पर अगर बात करें ब्यूटेरोमीटर में, तो ब्यूटेरोमीटर जो है क्या होता है, यह एक यंत्र होता है जो इसमें कि 0 से 10 डिग्री तक जो है आपके निशान लगे होते हैं। 10 डिग्री अंक तक जो इसमें निशान लगे होते हैं। कांच का एक यंत्र होता है जिसमें कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक का जो है आपका निशान लगे होते हैं ब्यूटेरोमीटर में। और बात करें तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अपेक्षित घनत्व जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं पर ब्यूटेरोमीटर की अगर बात करें तो यह है शुद्ध दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने की में प्रयोग किया जाता है। यानी कि वसा का जो ज्ञात किया जाता है वो ब्यूटेरोमीटर से, बा से ब्यूटेरो, व से ब्यूटेरो, यानी व से ब्यूटेरो, यानी कि वसा, वसा विटायरो, वसा विटायरो। तो व से इसका व जो है इसके कोरिलेट करके याद रख सकते हो, वसा के लिए ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नसबंदी और बधियाकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब नसबंदी क्या है, बधियाकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कई बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे, चाहे आपका 4 नंबर का हो चाहे वो 2 नंबर का हो। ठीक है, तो आपका 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसबंदी और बधियाकरण में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नसबंदीकरण और बधियाकरण में अंतर मूलतः क्या होता है। तो ये 4 नंबर में भी आता है आपका और 2 नंबर में भी आता है। तो यहाँ पर हम 4 नंबर वाले के हिसाब से मैटर लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियरिटी पूरी रहे। ठीक है, जो नसबंदी होता है, नसबंदी में क्या होगा और बधियाकरण में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नसबंदी में नर पशुओं के साढ़ों को जनन अयोग कर दिया जाता है। अच्छा, नसबंदी कहता है जब जनन अयोग हो जाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं, ये काम किया जाता है साढ़ों के लिए, नसबंदी के लिए। जो साढ़ होते हैं वो नसबंदी किए हुए होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, जो जनन ना कर सके, जो प्रजनन ही ना कर सके। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहेंगे, नसबंदी करने में से होता है ये। और आपका जो है नर पशुओं की उनकी प्रजनन जो शक्ति होती है, जो प्रजनन क्षमता होती है, उसको उससे विहीन कर दिया जाता है। उससे क्या कर दिया जाता है, विहीन कर दिया जाता है। करने की क्रिया को बधियाकरण कहते हैं। जब उनकी प्रजनन शक्ति से विहीन कर देना, उनको अयोग्य कर देना, यानी कि वो उनके अंदर शक्ति तो रहती है वो प्रजनन करने की, लेकिन उनको अयोग्य रहते हैं कि वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें जो है वो जो प्रजनन शक्ति से ही विहीन कर दिया जाता है, उनकी प्रजनन शक्ति किसी और चीज में जो है डाइवर्ट कर दी जाती है। तो उसको आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें है आपका, जैसे अंडकोश से शुक्राणु लाने वाली शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। अब मान लीजिए आपके जो अंडकोश होते हैं, तो उसको क्या करेंगे, शुक्राणु जो है उसके लाने के जो कार्य करती हैं शुक्रवाहिनियां, उनको या काट देते हैं या बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर बांध दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बांध के दिया जाता है। मान लीजिए कोई ये शुक्रवाहिनी है जो शुक्र ला रही है अंडकोश से, तो इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है इसे बांध देंगे या फिर काट देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो है मलाह मिट्टी कर देंगे। तो इससे क्या है आपका, तब काम हो जाए कि अब यहाँ पर जो है अंडकोश में जो है वो क्षमता है प्रजनन करने की, लेकिन आपका जो है
यहाँ से आपका जो अयोग्य कर दिया गया है, ये प्रजनन कर ही नहीं सकता है। तो ये आपकी नसबंदी हुई। ये आपका अंडकोश में उपस्थित स्पर्मेटिका जो स्पर्म बनाती है, जो शुक्राणु बनाती है, ठीक है? शुक्रवाहिनियाँ जो जो लेकर जाती है, ठीक है? और दोनों को काट दिया जाता है। अब दोनों स्पर्मेटिका जब बनाने की मशीन ही अंदर से हटा लेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगी? प्रजनन शक्ति से विहीनित तो हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पर जो है स्पर्म बनता है उसी को हटा दिया जाता है, शुक्रवाहिनियाँ जो लाने वाले काम करती है उसको भी हटा दिया जाता है, तो बचा क्या है उसमें? कुछ नहीं, अंडकोश भी निष्क्रिय हो जाते हैं, तब जाके यहाँ पर जो क्या है अंडकोश जो होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। अंडकोश क्या होंगे? निष्क्रिय हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? बधियाकरण में अंडकोश निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, अंडकोश में शुक्र जनन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर जो शुक्र जनन की जो क्रिया है, जो शुक्र बनने की जो क्रिया है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर जारी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपकी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके स्पर्मेटिका नहीं हटाई गई है, खाली बांधा गया है कि आगे मत जाए। मान लीजिए आपका जो शुक्रवाहिनी आई है, तो आप यहाँ पर उसके बांध देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो तो हो ही रहा है आपका, ठीक है? शुक्र का प्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बांध दिए तो बस जा नहीं सकता, लेकिन आपका ये जो है पूरा फंक्शन कर रहा है, ठीक है? लेकिन जब बधियाकरण में क्या होगा कि इसको जब बनाने की जो जहाँ पर बनता है शुक्र, उसी ही को वही बाहर कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पर जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है अंडकोश, ठीक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बनता है ट्रीजर साड़ से। ट्रीजर साड़ किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। नसबंदी किया गया साड़ ऋतुमय गायों की जांच करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। जो ऋतुमय गाय होती है, जो मतलब कि जो गर्म गाय होती हैं, उनके जो है नसबंदी किए हुए साड़ों को जो है बीच से की जो हिडन होती हैं, जो प्रदर्शित नहीं करती हैं कि लक्षण की वो ऋतुमय में चल रही हैं, ठीक है? तो उनके लिए क्या किया जाता है, जो ये होते हैं नसबंदी किए हुए, तो साड़ उनके लिए जो है छोड़ दिया जाता है उनके बीच में, तो कि पता लगा सके कि कौन सी गाय जो है इसमें गर्म है या ऋतुमय में है, ठीक है? आप लोग समझ सकते हैं, मुझे समझाने के लिए मैं अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ कि आप क्लियरिटी के से समझ लीजिए, लोकल लैंग्वेज से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है टीजर सार का प्रयोग करते हैं। देखो कुछ गाय जो होती है शर्मीली होती हैं, ठीक है? वो नहीं प्रदर्शित करती हैं, ठीक? ऋतुमय जब होता है तो वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, और तब जाके साड़ जो है इनको प्रयोग में लाया जाता है, ताकि इनसे क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन तो कर नहीं पाएंगे, प्रजनन जो है वो कर नहीं पाएंगे, खाली ऊपर कूदे फादेंगे बस, ठीक है? तो इसी के लिए इनको जो है प्रयोग में लाया जाता है तीजर साड़ों को, ठीक है? इनके जो है ऊपर कलर लगा दिया जाता है, जिस गाय के ऊपर ये चढ़ते हैं उसी को बाद में चिन्हित कर लिया जाता है, तब जाके उसको जो है आपका जो है वो प्रजनन की क्रिया कर दी जाती है दूसरे साड़ों के साथ। खाली इसको पता लगाने के लिए ये होते हैं, ठीक है? ऋतुमय गाय, ये टीजर साड़ पूछ लिया जाता है, टीजर साड़ किसे कहते हैं, तो जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है? जो नसबंदी किए हुए साड़ होते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में बधिया किए गए नर पशुओं को प्रयोग में लाए जाते हैं। जो बधिया किए होते हैं वो आपके जो कृषि कार्य के लिए होते हैं, और मांस उत्पादन के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है? जब मांस उत्पादन के लिए भाई जब एक जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें एक शक्ति लगती है, ठीक है? एक शक्ति उसमें लगती है अच्छी खासी, तो उसको जो है डाइवर्ट किया जाता है ताकि आपका अच्छा मांस उत्पादन हो सके, ठीक है? और आपका जो है कृषि कार्य के लिए जो बैल होते हैं वो जो तैयार किए जाते हैं वो बधियाकरण से ही तैयार किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बैडिजो कैस्टेटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका बैडिजो कैस्टेटर का प्रयोग भी किया जाता है बधियाकरण में, ठीक है? तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे क्लियरिटी के साथ। अगर समझे तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग ये टॉपिक समझ पाए या नहीं पाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लिखिए। कृत्रिम गर्भाधान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे कि यह प्रणाली पशुओं की नस्ल सुधारने का मुख्य स्रोत होती है। पशुओं की जैसे कि बहुत सारे पशु हैं जो कम दूध देते हैं और ज़्यादा चारा खा जाते हैं, तो इस सब कृत्रिम गर्भाधान से उनको परिवर्तित किया जा सकता है, उनकी नस्लों में सुधार किया जा सकता है, क्रॉसिंग करके जो है नई नई ब्रीड तैयार की जा सकती हैं, ठीक है? कृत्रिम गर्भाधान में अधिक बड़ी छोटी मतलब कि जो छोटी है या कोई भैंस मान लीजिए, या कोई आपके पशु जो छोटा है या बड़ा है थोड़ा है, तो उनके लिए जो बैलेंस नहीं हो पाता, मान लीजिए अपना जो है निषेचन की क्रिया जो है नेचुरल में नहीं हो पाएगी, प्रजनन की क्रिया, तब जाके जो इसमें अपंग जैसे कि है कोई गाय है या भैंस जो अपंग है उसको भी प्रजनित किया जा सकता है, उसे भी प्रजनन किया जा सकता है कृत्रिम गर्भाधान से, आर्टिफिशियल गर्भ जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे है, इस प्रणाली को अपना कर पशुपालकों का समय
श्रम, समय, धन की बचत होती है। श्रम कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, ठीक है। ना ले जाने की, मान लीजिए अब इतना जो है, मान लीजिए आपके यहाँ गांव में जो है भैंस को आपको प्रजनन कराना है, तो इतना आपको लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि कहीं लेकर जाएंगे जहाँ पर प्रजनन करवाएंगे, जहाँ पर जो है सुविधा हो आपके आसपास। लेकिन जो कृत्रिम गर्भाधान है, इसमें आपको डॉक्टर को बुलाए, अपने घर पर ही बुला लिए, अपने घर पर ही वो कर देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें आपका जो समय और बचत दोनों कर लगते हैं, वरना लेकर जाएंगे कहीं पर तो आपको काफ़ी समय लगेगा। इसमें धन की भी बचत होती है, आपका समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट आपका सांडों की प्रजनन शक्ति और वीर सही सही का गुण। अब मान लीजिए जब कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो उसमें जो है उसका जो स्पर्म होता है सांड का या वीर होता है, उसे जो है अच्छे तरीके से जांच किया जा सकता है। जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं ना, तो उसको पहले अच्छी तरीके से उसे जांच कर लिया जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके गुण क्या क्या है। अच्छे अच्छे दुधारू नस्ल होनी चाहिए, जो सांड जब अच्छा होगा तभी तो उसका बच्चा अच्छा होगा। इसीलिए इसमें जो है प्रजनन शक्ति के लिए उसके वीर की अच्छी प्रकार से जो है सही सही गुण दोष अवगुण का जो है पता लगा लिया जाता है, क्या क्या इसमें खासियतें हैं, उसी को ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और कम मीर में अधिक जो है गायों को जो है फर्टिलाइज किया जा सकता है। कम आवश्यकता होती है, इसमें कम आवश्यकता होती है। अच्छा, नेचुरल में करेंगे तो आधे से ज़्यादा जो है बाहर गिर जाता है, तो इसके लिए जो है आपका जैसे इसमें जो है कम लगेगा, कम लगेगा, जितना लगेगा स्पेसिफिक लगेगा, साइड स्पेसिफिक जो है जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचा दिया जाएगा, वो भी एक छोटी मात्रा में। बाकी जो है नेचुरल में अगर देखे होंगे आप लोग, गाँव के हैं, अच्छी तरीके से आप लोग वाकिफ होंगे। गाँव में काफ़ी जो है बाहर जो गिर जाता है वो नुकसान होता है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है, तो उसको नष्ट नहीं कर इससे हो पाता है। इस प्रकार से आप इस पे लिख सकते हैं, इससे सभी लाभ हैं इसी के। बाकी आप और भी लिख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लिया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इसे। छैना, पनीर, खोया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर गर्म दूध को गर्म दूध जो होता है छेना में, गर्म दूध को अम्ल के साथ जो है उसे फाड़ा जाता है छेना में। लैक्टिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। दूध को फाड़ कर तैयार किया जाता है छेना। ये समझ गए आप। वसा जो इसमें होती है वो 25% होती है, प्रोटीन जो है आपकी 14% होती है, ईटीसी। बस आप इतना बस लिख दीजिए, 2 नंबर में इनफ है। नेक्स्ट है आपका पनीर। पनीर जो है इसमें पनीर छेना को दबाकर बनाया जाता है। जो पनीर जब ये छेना बन गया फाड़ कर, तो उसे दबा दिया जाता है कस के, तब जाके आपका पनीर तैयार किया जाता है, जिसमें कि वसा 25% और प्रोटीन इंपॉर्टेंट है 18% पाई जाती है, ठीक है। और पनीर के पानी को क्या कहते हैं? पनीर का जो पानी होता है, देखे होंगे, पनीर जब बना लिया जाता है, पनीर अलग कर लिया जाता है, तो उसमें पानी बच जाता है, उस पानी को कहते हैं वे। उस पानी को क्या कहते हैं? वे कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पनीर के। अगर आप बीएससी की तैयारी करेंगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब भी आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बैडिजो का स्टेटर तथा यौन वीक्षण यंत्र का जो है यंत्र में अंतर बताना है। तो ये क्या होता है? यौन वीक्षण, ठीक है। इसमें होता है बैडिजो का स्टेटर, जिसे मैंने आगे भी बताया था, यह धातु का संसीनुमा। आप संसी जानते होंगे, गांव के हैं, हर एक बच्चा जानता होगा संसी किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका नर बछड़ों के बधिया करने में प्रयोग में लाया जाता है। संसी के तरीके का ये होता है, उसको इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है ये, और इसको प्रयोग में लाया जाता है। उसमें जो है जो आप उसकी शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, उसको सबको जो है दबाकर जो है आपका जो है इसमें बड़ियों का स्थिति का प्रयोग करके जो है उसे बधियाकरण में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है यौन वीक्षण। यौन वीक्षण में क्या होता है कि यह यौन परीक्षण जो है के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परीक्षण के लिए, ठीक है, परीक्षण के लिए। अब वीक्षण क्या मतलब होता है? मतलब पहुंचाना, ठीक है, वीक्षण का, ठीक। तो उसमें है मादा की यौन में उचित स्थान पर वीर्य का जो है सेचन करना। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, एक यंत्र होगा, उसके थ्रू ही जो है आपका आर्टिफिशियल जो आपका गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के थ्रू जो है आपको वहां तक उसके अंदर पहुंचा पाएंगे, एक उचित स्थान पर जहां पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीरम और वैक्सीन में अंतर क्या है? सीरम और वैक्सीन में क्या अंतर होता है? तो इसमें आप जैसे कि वे पदार्थ जो या औषधि है जो रोगी को आराम देने व स्वस्थ करने के लिए दिया जाता है, जो रोगी को क्या करता है? आराम दे और स्वस्थ बनाए रखे, ठीक है, वो आपकी जो होती है औषधियाँ सीरम कहलाती हैं। वे पदार्थ या औषधियाँ जो
रोगी के प्रकोप होने के मौसम से सॉरी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन जो है, वैक्सीन वे पदार्थ जो औषधीय जो रोगी के प्रकोप होने के मौसम में से पहले ही पशुओं को लगा दिया जाता है, जिससे कि जब आपका मौसम आता है जहाँ पर जो है जैसे कि कोई प्रकोप होने वाला है, उससे पहले ही आपको लगा दिया जाता है, उसे वैक्सीन कहते हैं। आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना वैक्सीन है वो इसी प्रकार से है कि उसमें जैसे कि बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है, रोकथाम के लिए। जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा था तब जाके जो है आप सभी के लिए बचाव के लिए जो है वैक्सीन लाई गई थी, रोकथाम, ताकि इससे जो है रोका जा सके। ठीक है। और इसमें जो है रहा है आपका, इसमें या ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपका कोरोना हो गया तो आप पैरासीटामोल खाते थे। ठीक है। तो वो खाने का काम क्या है, सीरम हो गया, क्योंकि वो क्या है आपका रोग उत्पन्न होने के बाद खाते थे। लेकिन बचाव के तौर पर जो है आप क्या करते लिए थे, वैक्सीन लिए थे। ठीक है। रोकथाम के लिए वैक्सीन पहले से आप नहीं ले लेते हैं, लेकिन जो सीरम है वो बाद में प्रयोग में लाई जाती है। इसका प्रभाव 10 से 15 दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका जो है वार्षिक रहेगा। जैसे कि आप पोलियो वायरस के होता है, अब पोलियो का जो टीका है या 2 बूंद जो आप पिए हैं, वो आप क्या है, वो छोटे पर आप पिए हैं, लेकिन उसका असर जो है वो बड़े तक रहेगा, वर्षों तक रहेगा। समझ रहे हैं। तो वैक्सीन जो है लंबे समय के लिए होती है। बीसीजी का टीका है, खांसी का टीका है, सब जो है आपके जो है ये सभी जो है, टीबी का टीका है, ये सभी का है जो वैक्सीन होते हैं। जितने टीका है सब ज्यादा वैक्सीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृदु रेचक क्या है, मृदु रेचक तथा रेचक में अंतर बताइए। तो इसमें जैसे कि वे औषधियाँ, इसको मत लिखिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, अभी बताएंगे। इसमें वे औषधियाँ जो बिना ऐंठन पैदा किए खुलकर दस्त ला देती हैं। बिना ऐंठन पैदा किए मृत्यु, बिना ऐंठन लिए मृत्यु, खुलकर, मृत्यु में सॉफ्ट सॉफ्ट, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है। मृत्यु का मतलब होता है सॉफ्ट रेचक। ठीक है। तो बिना ऐंठन किए खुलकर जो है दस्त ला देती है, उन्हें क्या कहेंगे, मृत्यु रेचक कहते हैं। इसमें जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं वो दवाइयाँ आपकी ये हैं, देख लीजिए यहाँ पर। इसमें दवाइयों में जैसे कि आप प्रयोग में ला सकते हैं मृदु रेचक में, हरे चारे को आप प्रयोग में ला सकते हैं, आप अरंडी का तेल ला सकते हैं। ठीक है। अरंडी का तेल ला सकते हैं। और साइलेज जो है आपका, वो भी आपका मृदु रेचक में सहायक होता है, मृदु रेचक में सहायक होता है। इसबगोल की जो भूसी होती है उसको भी प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। इसबगोल की जो भूसी होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके जो है मृदु रेचक के एग्जाम्पल हुए दवाइयों के। बाकी जो आपका जहाँ पर जो देख रहे हैं जमाल गोट्टा और आपका मैक्सल्फ और अलसी का तेल, ये जो आपके हैं ये आपके आ जाते हैं रेचक में। ये क्या है, रेचक, ये रेचक के एग्जाम्पल हैं। रेचक क्या होता है, वे औषधियाँ जिन्हें खिलाने पर दस्त आने लगते हैं, दस्त आने लगते हैं, इनको खिला दिया जाए तो दस्त आने लगेंगे। क्या, मैक्सल्फ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा इसमें रेचक है। ठीक है। तो मैक्सल्फ, जमाल गुट्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये सभी जो है आपके रेचक में आ जाते हैं। आपको इतने ही हमसे जो है अति अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहीं से प्रश्नों को। नेक्स्ट आपका है गर्भारक्षा आहार के विषय में लिखिए। गर्भारक्षा आहार क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें क्या, गर्भवती गाय को प्रजनन नाशन के रूप में अतिरिक्त 1 किलो दाना का मिश्रण देना चाहिए। अब जो गर्भारक्षा रक्षा जो आहार होता है, इसमें जो सिंपल दाना देते हैं, नॉर्मल दाना, उससे अधिक देते हैं 1 kg, उससे 1 kg अधिक देते हैं। आपको भी पता है, आप ह्यूमन बींग्स में है भाई, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देख रेख, उनकी खान पान में अधिक जो है वो देख रेख की जाती है। उसी प्रकार से गायों में भी है, तो उनको अलग से दाना दिया जाता है, प्रोटीन युक्त उन्हें दाना मिश्रण दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता युक्त जो है आपका चारा देना चाहिए। ठीक है। जैसा कि आप इसको कोरिलेट कहाँ से करना है, अपने जीवन से। ठीक है। जैसे कि आपके जो आसपास देखते हैं गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको अलग से जो है आज आयरन की गोलियां खा रही हैं, प्रोटीन पी रही हैं, तो ये सभी उसी तरीके से आपको जो है आप इसमें कोरिलेट करके आप लिख सकते हैं गर्भारक्षा आहार। ठीक है। वैसे आप लोग इतना समझदार तो है ही, ये लिख ही लेंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो पहली बार ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए थे ये होता क्या है, कि किन्हीं 2 अन्य उपजात का नाम लिखिए। उपजात का मतलब यहाँ पर बाई प्रोडक्ट का होता है।
कि उनसे कौन सा बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बाई प्रोडक्ट समझ रहे हैं, जो मेन का प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि चना का छिलका। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट हुआ। मेन आपका जो चना है उसके बाद जो उसका छिलका बचा वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है, अनुपजात है। चावल की पालिश जो होती है जिसे कना कहते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से जाने होते हो कि कना जो होता है चक्कियों पर, जिसे जब दराने जाते हैं तो वहां पर जो है एक तो होता है पहले भूसी अलग करता है, उसके बाद जो है उसको कना में दूसरे मशीन में से जो है उसकी कना जो है अलग किया जाता है, पॉलिश की जाती है, बढ़िया चमकीला हो जाए। ठीक है, तो वो जो है क्या आपका है, उपजात हुआ है। ये क्या है, उपजात, बाई प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि अन्य उपजातों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका गाय को सुखाने की दो विधियों के नाम लिखना है इसमें। गाय के सुखाने के दो विधियों के नाम लिखना है, जिसमें कि आप अपूर्ण दोहन कर सकते हैं। दुधारू गायों को ब्याने के 2 माह पूर्व जो है आपका क्या करना चाहिए, आपको 2 माह पूर्व ही आपको दूहना बंद कर देना चाहिए, दूध लगाना बंद कर देना चाहिए ब्याने के 2 माह पूर्व दुधारू गायों के लिए। ठीक है, दुधारू गायों के लिए ये है, ये आपका है एक समय का दूध निकालकर व दूसरे समय को छोड़कर, या एक समय का दूध निकाले और दूसरे समय का जो है आप छोड़ दें, इससे भी गाय सूख जाएगी। ठीक है, गाय सुखाने का मतलब यहाँ पर ये है दूध ना लगाना, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि गाय को सुखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सांडों की नाक में धातु का छल्ला क्यों पहनाया जाता है। जो सांड होते हैं उनकी नाक में एक छल्ला डाल दिया जाता है ताकि वो क्या रहें, काबू में रहें। क्या रहें, काबू रहें। जब बहुत ज्यादा उछले लगते हैं सांड जो है, तो उनको काबू करने के लिए उनके नाथ, जिसे कहें नाथ डालना भी कहते हैं। नाथ आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे से नाथ डालना भी कहा जाता है, जो कि आपका किसमें, नथुना जो होते हैं, नाग जो होते हैं उसमें पहना दिया जाता है, उसी को बोलते हैं, ताकि काबू में रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेना है। आप पेपर देने से पहले आप इसका एक बार वीडियो जरूर देख लेना, आपको यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और अपना अच्छा नंबर भी हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें है आपका कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं। तो कुड़क मुर्गी में आप जैसे कि इसमें समझ सकते हैं, जब मुर्गी का अंडा देना प्रारंभ करती है, जब मुर्गी अंडा देना प्रारंभ करती है तो कुछ दिनों तक अंडा देने के बाद कुछ दिनों के लिए अंडा देना बंद कर देती है। कुछ समय के लिए अंडा देती है मुर्गी है, कभी अंडा जब प्रारंभ करती है तो कुछ दिनों तक अंडा देती है, उसके बाद जो है बंद कर देती है। ठीक, इस अवस्था में आने वाली मुर्गियों को कुड़क मुर्गी कहते हैं। ऐसी जो मुर्गियाँ होती हैं, सभी मुर्गियाँ जो है ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ मुर्गी जो होते हैं अंडा देना प्रारंभ करती है लेकिन बीच में रुक जाती है, बीच में बंद कर देती है अंडा। जब भोज हो गए अब अंडा नहीं देवे हम। ठीक है, कुड़क मुर्गियाँ जब ये अंडा अब हम नहीं देवे तब जाके क्या कर दिया जाता है, उनका कहा जाता है कुड़क मुर्गी, यानी कि कुड़क हो गए। ठीक है, कुड़क, समझ रहे हो। तो इसमें जो है आपका कुड़क मुर्गी इसमें कैटेगरी में आ जाएंगी। उन्हें क्या कहेंगे, कुड़क मुर्गी कहेंगे, जो कि अंडे सेने का काम करती हैं। तब वो काम कुछ नहीं कर पाती है तो इसका क्या कार्य रहता है उनका, अंडा देना वो छोड़ देती हैं बीच में, तो उसके बाद वो क्या कहलाती हैं, कुड़क मुर्गियाँ। और इन्हें क्या किया जाता है, काम में लगा दिया जाता है अंडा सेने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो खुद का अंडा देती नहीं तो दूसरों के बच्चों को जो है सेने का काम करती है, यानी कि अंडों को उसको सेने के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गाय, ये तो आपका पहले हो चुका है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भेड़ भेड़ बकरी में अंतर बताइए। भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गाय भैंस में अंतर क्या होता है, देसी गाय विदेशी गाय में अंतर क्या होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के लाए हूँ तो आप लोगों के लिए। देखिए, इसका जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविसेरिस होता है। यहाँ बकरी का होता है कैप्रा हिरकस, पहला तो यही डाल सकते हैं आप। इनसे ऊन और मांस की प्राप्ति होती है, उपयोगिता में मांस और ऊन का प्राप्ति होती है भेड़ से, और बकरी से दूध और मांस का लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए, दूध के लिए और मांस के लिए। ठीक है, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, भेड़ जो है झुंड बना के चलते हैं, और ये जो है इसमें ऐसा नहीं होता है जो झुंड बना के इसमें पसंद करते हो। नेक्स्ट आपका गुरेज, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। गुरेज भेड़ जो है भारतीय ओरिजिन का है। मेरिनो जो है भेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेन का है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट वाले ही रखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया जो आने वाले हैं। ठीक है, गुरेज है, मेरिनो है। ठीक है, ये सब स्पेन इसका ओरिजिन प्लेस होता है, गुरेज का जो भारत ही होता है। नेक्स्ट आपका जैसे कैप्रा हिरकस बर्बरी, बर्बरी जिसे जो ये जो है आपके शहरों के क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आपकी जमुनापारी, रोमन नाक होती है इसकी।
जमुना पारी। नेक्स्ट आपका है देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर लिखिए। ठीक है, देसी गाय और विदेशी गाय इसको समझ लीजिए। ये एक देसी गाय है और ये विदेशी गाय, यानी ये सीबीएसई बोर्ड वाली है। सीबीएसई जो है, सीबीएसई बोर्ड की जो है ये गाय होती है विदेशी। इसमें जैसे कि बॉस टॉरस, इसका वैज्ञानिक नाम ही होता है बॉस इंडिका। देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिका होता है। बॉस टॉरस जो होता है विदेशी गाय का कहते हैं, विदेशी गाय को कहते हैं। देसी गाय होता है इसका शरीर हल्का होता है। ठीक है, शरीर जो है हल्का होता है, इसका जो शरीर भारी भरकम होता है विदेशी गायों का। ठीक है, कम दूध उत्पादन का दुकाजी होती है। ये कम दूध उत्पादन देती है और दुकाजी होती है, दो कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कृषि कार्य के लिए और जीवन निर्वाह के लिए, बस ऐसे ही जो थोड़ा बहुत दूध दे देती है बस। ठीक है, दुकाजी होती है। ठीक, यह जो है अधिकतम जो है दूध ही देने वाली होती है, सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है आपका आयन अल्प विकसित होता है। इनका आयन जो है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। आयन ज्यादा विकसित होगी, जब दूध देंगे नहीं तो आयन कहाँ से विकसित होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन इनका जो है आयन बहुत बढ़िया विकसित होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये आयन जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, विकसित होते हैं पूर्ण। ठीक है, ये गर्मी जो है सहनशील होती है, ये गर्मियों में जो है सह सकती हैं, गर्म जलवायु की होती है, ऐसा हम भी कह सकते हो। ये ऐसा नहीं होती है, ठंडी जलवायु की होती है। सीबीएसई बोर्ड वाले ठंडे होते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले जो है ये सब ठंडी जलवायु के होते हैं। और इनका रंग की बात करें तो इनका रंग भी जो है आपका जो है, जैसे कि मुख्यतः जो है रंग की अगर बात करें तो इनका वाइट होता है देसी गायों का। ठीक है, और विदेशी गायों को थोड़ा चितकबरा टाइप की होती है। ठीक है, इसमें आपके नर जो होते हैं वो कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत जो है मेहनती होते हैं एक प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो होते हैं सब सिर्फ कुछ नहीं करते, खाली प्रजनन करते हैं। इनकी लाइफ बढ़िया है, ये सिर्फ क्या करते हैं, प्रजनन काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जुगाली करने वाले पशुओं में इस रूमेन का कार्य। जुगाली जो करने वाले पशु होते हैं उनमें रूमेन का क्या कार्य होता है। जुगाली करने वाले होते हैं जैसे कि आप देखिए कुछ ये जानवर जो होते हैं, गाय है, भैंस है, ये सभी जो बकरी है, ये सभी जो है आपका क्या है, जुगाली करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि ये चारा को जो है खा लेते हैं, खाते टाइम ये डायरेक्ट पेट में नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट इनके पास एक अलग से कमरा दिया गया होता है अंदर, वो होता है रूमेन जिसे कहते हैं। उस कमरे को, उस रूमेन में जो है ये स्टोर कर लेते हैं, तुरंत खाते रहते हैं, अपने में स्टोर करते रहते हैं कमरे में, इसका नाम है रूमेन। ठीक है, बाद में जो है क्या करते हैं, बाद में जब ये मुंह चला चला कर खाना स्टार्ट करते हैं, बैठे रहते हैं। आप लोग गांव के आप लोग देख लीजिएगा, बाहर निकल के जहाँ पर आपके पशु हो जाके देखिए, उसके बाद में देखो मुंह जो है चलाता रहता है, हमेशा मुंह चलाता रहता है, मुंह चलाता रहता, लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो कर क्या रहा है, वो खाना खा रहा है अंदर का, जो स्टोर किया था रूमेन में वही निकाल निकाल के खा रहा है, खाली आपको दिख नहीं रहा, मुंह चलाता रहता है। तो वो होता है जुगाली करना, यही है आपका जुगाली करना। ठीक है, या 150 से 200 केजी क्षमता युक्त चारे का संग्रह करता है। देख रहे हो, 150 से 200 किलो, ठीक है, लगभग 2 कुंटल जो है आपका चारा स्टोर कर सकती है उसमें, रूमेन में। ठीक है, इसके नीचे का आधा भाग जो है तरल भरा होता है। इसके नीचे का जो भाग होता है, जैसे कोई ये रूमेन है आपका, मान लीजिए इसके नीचे का जो है, इसमें जो है तरल पदार्थ रहते हैं, जिसमें मंथन द्वारा अब जैसे खाई है जो, उसे मंथन द्वारा जो है उसमें भिगोकर आहार को रीचेविंग का मतलब है जो दोबारा खाया जाए, रीचेविंग का मतलब दोबारा जो है खाया जाए। ठीक है, दोबारा जो है उसे चबा चबा कर खाती है, जो गोले के रूप में मुख में भेजा जाता है। रूमेन से जो है वो मुख में जो किसके रूप में आता है, गोले के रूप में आता है, उसके अंदर जो है मंथन क्रिया होती है, उसके द्वारा वो भीग जाता है, तब जाके वो आता है, तो बढ़िया से चाव से खाती है। नेक्स्ट आपका आहार और जीवाणु ईस्ट पोषण होता है। ये जो है आपका, जैसे कि जो आहार वहां पर जाता है उसमें जीवाणु या ईस्ट या प्रोटोजोआ, इन सभी का जो है उसमें किण्वन होता है, रूमेन में ही होता है। इसमें होता है रूमन में, जिसमें कि भोजन इकट्ठा होता है। बाकी अगर बात करें इसमें, अब यहाँ का होगी जीवाणु तो है इसके अंदर, तो ये जीवाणु बेनिफिशियल जीवाणु है, ईस्ट जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। बाकी जैसे कि आपके प्रोटोजोआ है वो भी आपके बेनिफिशियल वाले होते हैं, हानिकारक नहीं होंगे। ठीक है, हर एक चीज जो है हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हर एक पीली चीज सोना नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खारल एवं मूसली का जो प्रयोग है या उपयोग है वो लिखना है।
खरल और मूसली, खरल और मूसली का प्रयोग लिखिए इस उस काम करते समय जब पशु बीमार होता है, जब पशु कोई बीमार होता है तो ये आपका जो है खरल और मूसली का प्रयोग किया जाता है दवाई को पीसने के लिए। आप लोग देखे होंगे अगर डॉक्टरों के पास जाएँ पहले के, तो यहाँ पर आपके पास भी मिल जाएगा। ऐसे देखिए इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये होता है आपका ऐसे, ठीक है। अब इसमें दवाई डाल के जो इसे ये हैंडल होता है इसे बोलते हैं, ये होता है आपका खरल। ये क्या है आपका खरल, खरल। ये आपका होता है मूसली, मूसली, ठीक है। ये होता है खरल, ये होता है मूसली। इससे दवाई को पीसते हैं, इसमें दवाई रखते हैं, इसी को बोलते हैं खरल एंड मूसली। तो इसका प्रयोग क्या है, दवाई को कूटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली 4 दवाइयों के नाम लिखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 4 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं आप इसे याद रखिएगा। जैसे कि हींग, बहुत बेसिक बेसिक दवाइयाँ हैं। हींग है आपका, कार्बोलिक एसिड है, अरंडी का तेल है, फिटकरी है, ये सभी जो आपके घरों में भी यूज की जाती है। हल्दी का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है, जब आपको याद ना आए। बाकी KMNO4 है, KMNO4 है, जिसे लाल दवा कहते हैं, ठीक है। ये सभी जो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बेसिक चीजें अगर जब कुछ ना याद आए तो सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ मसालों के नाम उसी सबको अच्छी तरीके से लिख देना, जब आए ना बिल्कुल, लेकिन आपको याद करके जाना है। मैं इतनी मेहनत करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसे याद जरूर कर लीजिएगा, आपके पेपरों में देखने को मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट आपका सेकना और भपारा में अंतर क्या होता है। तो सेकना क्या होता है, शरीर की किसी बाहरी प्रभावित भाग को गर्म वस्तु के प्रयोग में आराम पहुंचाने के लिए सेका जाता है, ठीक है। अच्छी तरीके से जानते हैं आप सेकने को, ठीक है। भपारा क्या होता है, शरीर के नथुनों नाक में द्वारा औषधियों को, यहाँ पर देखिए ये जो है बाहरी आराम पहुंचाने के लिए सेका जाता है। इसमें जो है नथुनों नाक के द्वारा औषधियों के भाप के अंदर जो है पहुंचाने को भपारा कहते हैं, जो भाप के रूप में प्रयोग किया जाता है। भपारा यानी कि भाप, ठीक है, भाप। ये जो आपकी होती है, ये जो सेकना होती है वो बाह्य विधि होती है औषधि देने की। ये जो होती है आंतरिक होती है। ये कैसी है, आंतरिक होती है। पशुओं में दुग्ध जल की कमी के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी वेरी लगाया जाए इसमें कमी है, इसे लिख लीजिएगा। ये किसके कारण, कमी के कारण होता है, कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम आपको ज़्यादातर दिखेगा, विटामिन डी भी होता है। अगर आपको दिखे ऑप्शन में तो पहले कैल्शियम को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, साइलेज किसे कहते हैं। साइलेज किसे कहा जाता है, जो साइलेज होता है वो किसे कहते हैं, साइलेज किसे कहते हैं। साइलेज आपका होता है, जैसे कि साइलेज किसे कहते हैं, तो इसमें हरे चारे को साइलेज में दबाकर किण्वन द्वारा जो है करके इसे रसीला चारा प्राप्त होता है। इसमें क्या है, जैसे कि आपका हरा चारा है, और साइलेज के सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग किसका किया जाता है, मक्के का। साइलेज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा मक्के का करते हैं, ठीक है। साइलेज में दबाकर जो इसमें क्या होता है, एक किण्वन होता है इसमें, इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, किण्वन या फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, सुरक्षित रसीले चारे द्वारा, जिसको रसीले चारा इससे प्राप्त होगा, उससे क्या है, सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि उसको रखा जाता है। अब वो रखा जाता है तो सुरक्षित किससे रहेगा, तो किण्वन द्वारा रहेगा। फर्मेंटेशन हो जाता है, इसके लिए सुरक्षित रहता है, ठीक है। उसे साइलेज कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, साइलेज कहते हैं। एक होता है हे में आपका जो है किण्वन नहीं होता है, ठीक है, और साइलेज में आपका होता है, ताकि इसे हरे चारे के अभाव या कमी के समय में पशुओं को खिलाया जाए। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, जब अभाव होता है, ठीक है, जब चारा जो है उपलब्ध नहीं होता है, तब जाके इसका प्रयोग में लाया जाता है, जिसका साइलेज का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुर्गी की केवल 4 जातियों के नाम लिखिए। मुर्गी की केवल 4 जातियों के नाम लिखिए, जिसमें कि आपका हो जाएगा असील जो कि भारतीय है, लैक्सन, रेड आईलैंड, रोड आईलैंड रेड, RAR, RAR, रार, RAR, रार, इससे याद रखिएगा। रोड आइलैंड रेड, फ्लाई माउथ रोक, फ्लाई माउथ रोक, ये सभी जो है आपकी पशु जो मुर्गी होती है उनकी प्रजातियां हैं। एक दो आप याद रखिएगा जरूर है कि, और एक होती है चटगांव, 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 ये आपका बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ की है, बहुत फेमस है चटगांव, इसे याद रखिएगा, भारतीय है, बांग्लादेश की है ये।
नेक्स्ट आपका चटगांव एक बंदरगाह भी है जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ की ये बहुत फेमस नस्ल है। असील भी है आपकी, ये भी बहुत फेमस है, भारतीय है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, चटगांव असील। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाय तथा भैंस में अंतर बताइए। गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें जैसे कि आप कर सकते हैं, जो गाय और भैंस होती है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, बोस इंडिका होता है। इसका क्या होता है, बुलबैलिस बुलबैलिस होता है, बुलबैलिस 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 होता है, बुलबैलिस बुलबैलिस होता है इसका। ठीक है, और इसका आकार की अगर बात करें तो इसका आकार जो है हल्का होता है, इसका आकार जो है भैंस का भारी होता है। भैंस भारी होती है, ठीक है, आकार इसका हल्का होता है। रंग की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर सफ़ेद, मुख्यतः जो है सफ़ेद होती है। ठीक है, लाल होती है और चितकबरी होती है। ठीक है, इसमें जो क्या बात करेंगे तो इसकी मुख्यतः जो इनका रंग होता है वो काली होती है या फिर यह भूरी रंग की होती है भैंस। और बात करें दूध में तो यह कम दूध उत्पादन करती हैं, लेकिन ये सर्वाधिक पोषण युक्त होता है। इनका जो दूध होता है गायों का वो ज़्यादा पोषण युक्त होता है। ठीक है, पौष्टिक होता है इन कंपेरिजन टू भैंस के। ठीक है, लेकिन आपका जो है ये कम दूध देती है, लेकिन भैंसें जो है अधिक दूध देती हैं। लेकिन पौष्टिक गुण जो है इतने अच्छे नहीं होते जितने कि गाय के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें कुकुन, इसमें उपस्थित होता है हम्प, जिसे बोलते हैं हम्प। हम्प जो है आप देखिए वो ऊपर जो है ऐसे निकला रहता है हम्प, इसी को बोलते हैं हम्प। कुकुन ये आपका जो है गायों में पाया जाता है, लेकिन भैंसों में नहीं पाया जाता है। भैंसों में ये नहीं होता है कुकुन। गलकम्बल होता है जो गर्दन में लटकता रहता है, वो इसमें जो है गायों में उपस्थित होता है, लेकिन भैंस में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद कौन सी है, जफराबादी भैंस। जफराबादी भैंस जो है उसमें गलकम्बल पाया जाता है, ये जफराबादी की खासियत है। और जो है बाकी भैंसों में जो है आपका गलकम्बल नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।